तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है। आज के सेशन में, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि टैबलेट को बनाते कैसे हैं, क्या तरीके हैं टैबलेट बनाने के, और वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टैबलेट बनाने के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, और टैबलेट बनाने के प्रोसेस से हम अचीव क्या करना चाहते हैं। टैबलेट जो हम बनाएंगे उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक आइडियल टैबलेट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और इससे रिलेटेड और दूसरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट बनाते कैसे हैं। तो टैबलेट बनाने के मेन रूप से 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वेट ग्रैन्युलेशन। वेट ग्रैन्युलेशन के तरीके में क्या किया जाता है कि टैबलेट में जो भी हम एपीआई, एक्सिपिएंट्स मिक्स करते हैं, और उसको मिक्स करने के लिए, ग्रैन्युलेशन करने के लिए एक बाइंडर सॉल्यूशन यूज किया जाता है। बाइंडर सॉल्यूशन जो है उसमें एक्वस यानी कि पानी यूज करते हैं, वाटर, या फिर नॉन एक्वस मतलब कि अल्कोहलिक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो यहां पे क्या है, इस ग्रैन्युलेशन प्रोसेस में ये जो तरीका है, इस तरीके से जो टैबलेट बनाते हैं, वेट ग्रैन्युलेशन प्रोसेस के द्वारा जो टैबलेट बनाते हैं, उस प्रोसेस में हम लिक्विड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? उसमें लिक्विड का प्रयोग करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर या फिर नॉन वाटर, मतलब कि एक्वस या नॉन एक्वस, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में एक्वस हो या नॉन एक्वस हो, उसमें पानी का प्रयोग करते, मतलब लिक्विड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जब लिक्विड का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल मटेरियल है, ओवरऑल जो मास है, वो वेट होता है, वो गीला होता है, और उसको बाद में फिर सुखाते हैं। तो उसमें एक ड्राइंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसलिए चूंकि इसमें पूरे मास को हम वेट करते हैं, गीला करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम वेट ग्रैन्युलेशन प्रोसेस बोलते हैं। जो दूसरा तरीका है उसको ड्राई ग्रैन्युलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ड्राई ग्रैन्युलेशन मतलब उसमें टैबलेट का जो मटेरियल है, जो एपीआई हुआ, एक्सिपिएंट हुआ, और बाकी के जो उसमें मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, वो सारा मटेरियल यूज करते हैं, उसमें बाइंडर भी यूज करते हैं, लेकिन उसके ग्रैन्युलेशन के प्रोसेस में हम किसी भी प्रकार का लिक्विड यूज नहीं करते हैं। और जब लिक्विड यूज नहीं करते हैं तो जो पूरा मास है, जो पूरा मटेरियल है, वो वेट नहीं होता है, और जब वेट नहीं होता है तो उसमें किसी ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जब उसमें कोई वेट नहीं होता है, मटेरियल गीला नहीं होता है, उसमें कोई लिक्विड यूज नहीं करते हैं, तो उस ग्रैन्युलेशन प्रोसेस को ड्राई ग्रैन्युलेशन प्रोसेस बोलते हैं। उस केस में, ड्राई ग्रैन्युलेशन के केस में जनरली क्या होता है, मटेरियल को बहुत ही हाई प्रेशर से कॉम्पैक्ट करते हैं, पाउडर को एक साथ लेके कॉम्पैक्ट करते हैं, ऐसे बड़े बड़े फ्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, बड़े बड़े स्लग्स में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग लॉट ऑफ फोर्स, और बाद में फिर उसको क्रश करके ग्रैन्युल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो मटेरियल जो है वो ग्रैन्युल्स के फॉर्म में आ जाता है और उसका कंप्रेशन कर सकते हैं। ये हो गया ड्राई ग्रैन्युलेशन का प्रोसेस। और जो तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड का मतलब क्या होता है, देयर आर सर्टेन मटेरियल, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको कि आप डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं। उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी है, वो इस तरीके का होता है कि जब अगर उसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, उसको अलग से ग्रैन्युलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन का जो प्रोसेस है, इसमें
कोई ग्रैनुलेशन नहीं होता, ना वेट ग्रैनुलेशन होता है ना ड्राई ग्रैनुलेशन होता है। इसमें मटेरियल एपीआई और एक्सिपिएंट्स को लेके मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं और उसके बाद उसको डायरेक्टली टैबलेट कंप्रेशन के लिए ले लेते हैं। तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है उसको डीसी मटेरियल बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट कंप्रेसिबल मटेरियल बोलते हैं। तो इस तरीके के जो मटेरियल है उसमें कोई ग्रैनुलेशन नहीं होता है। तो ये 3 मेन तरीके हैं टैबलेट बनाने के। तो जो टैबलेट हम बनाते हैं ये 3 में से किसी एक तरीके से बनाते हैं, और इसमें कौन सा तरीका हमको चूज करना है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं। तो हमने ये देखा कि टैबलेट बनाते कैसे हैं, टैबलेट बनाने के क्या डिफरेंट तरीके हैं। अभी पहले हम ये देखते हैं कि टैबलेट हम बनाते क्यों हैं, और टैबलेट जब बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज इंश्योर करना है। तो टैबलेट जब हम बनाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टैबलेट का डोज यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। आप 1 टैबलेट बनाओ, 10 टैबलेट बनाओ, 100 टैबलेट बनाओ या 1000 टैबलेट बनाओ, 1,00,000 टैबलेट बनाओ, 1 करोड़ टैबलेट बनाओ, लेकिन उसमें टैबलेट टू टैबलेट डोज में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, और ये एक एवरी फार्मासिस्ट जो भी फार्मा में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक डोज से दूसरे डोज के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो डोज यूनिफॉर्मिटी ये एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है टैबलेट बनाते समय। दूसरा क्राइटेरिया है बायो अवेलेबिलिटी। जब हम टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट खाने के बाद वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद वहां डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद वहां से ड्रग रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो जो ड्रग टैबलेट से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में कितना क्वांटिटी, कितना ड्रग जा रहा है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो एक डोज यूनिफॉर्मिटी, दूसरा बायो अवेलेबिलिटी। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी का जो पैरामीटर है दैट शुड आल्सो बी यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट में 10 मिनट में वो डिसइंटीग्रेट होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जा रहा है, उसी बैच का एक दूसरा टैबलेट है जो कि 2 घंटे लगा रहा है। ऐसा नहीं, 10 मिनट बोले तो 10 मिनट फॉर एवरी टैबलेट, 2 मिनट मतलब 2 मिनट फॉर एवरी टैबलेट, नॉट ओनली इन द बैच, इवन बैच टू बैच। अभी यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं फ्रॉम द डोज यूनिफॉर्मिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मान लीजिए एक पेशेंट क्रोसिन टैबलेट लेता है। हम लोग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमको मालूम है कि भाई बैच टू बैच देयर इज ए वेरिएशन। हमें मालूम है कि विद इन बैच एक टैबलेट और दूसरे टैबलेट में कोई वेरिएशन नहीं होता, देयर इज ए वेरिएशन। लेकिन जो पेशेंट है, पेशेंट के दिमाग में टैबलेट मतलब टैबलेट, क्रोसिन मतलब क्रोसिन। उसने अगर आज से 10 साल पहले क्रोसिन खाया है तो आज भी क्रोसिन खाते समय वो वही रिजल्ट, वही सारे पैरामीटर्स को एक्सपेक्ट करके वो टैबलेट लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे यार वो तो पहले एक बार हमने बनाया था, इन लोगों ने बनाया होगा तो उसका बैच अलग होगा, उसमें हो सकता है उसका प्रोफाइल, उसका डिसोल्यूशन फास्ट होगा, अभी का डिसोल्यूशन कम हो सकता है। उसको नहीं मालूम है, उसके लिए क्रोसिन टैबलेट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब कोई टैबलेट, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट क्रोसिन की टैबलेट ले रहा है, तो क्रोसिन की टैबलेट लेते समय उसकी क्या जरूरत रहती है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उसकी जरूरत ये रहती है कि उसने टैबलेट लिया और तुरंत रिलीफ हो गया। ये उसका एक्सपेक्टेशन है। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंट का एक्सपेक्टेशन ये है कि उसने मुंह में टैबलेट लिया और उसको रिलीफ हो गया। तो जब हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, टैबलेट को डिजाइन करते हैं, तो उसमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो डोज यूनिफॉर्मिटी, बायो अवेलेबिलिटी, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि एवरी टाइम व्हेन वी आर फॉर्मुलेटिंग आवर प्रोडक्ट, जब हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं तो ये 2 चीज को ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट को बनाना है, प्रोसेस को हैंडल करना है। कभी भी कोई डिविएशन
इन दो चीज के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना है। तीसरा पैरामीटर है दैट इज ए केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी। मतलब क्या है कि जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को बनाते समय इस तरीके से बनाओ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जो भी प्रोटेक्शन पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं फॉर्मुलेशन में, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। क्योंकि फार्मुलेटेड टैबलेट का एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट शुड रिमेन इंटैक्ट, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना है, उसमें कोई स्टेबिलिटी का इश्यू नहीं आना है, उसमें डिग्रेडेशन नहीं होना, एपीआई का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। अभी केमिकल स्टेबिलिटी का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एस्पिरिन का एक टैबलेट बनाया। एस्पिरिन का जो टैबलेट होता है उसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड अगर एनवायरमेंटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, एंड हाइड्रोलिसिस के बाद एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। सो नाउ दिस इज प्रॉब्लम ऑफ केमिकल स्टेबिलिटी। आपका जो ड्रग है दैट इज फेल्ड इनटू द केमिकल स्टेबिलिटी। एंड नाउ व्हाट इज द फिजिकल स्टेबिलिटी? फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपने टैबलेट बनाया और टैबलेट जो है व्हाइट कलर का टैबलेट है। 6 महीने के बाद उस टैबलेट को जब हम निकाल के देखते हैं तो व्हाइट से ब्राउन हो गया, मतलब आपका टैबलेट का फिजिकल पैरामीटर्स चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, हो सकता है कलर चेंज हुआ है लेकिन उसके केमिकल एट्रीब्यूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसका एपीआई अच्छा है, डिसोल्यूशन अच्छा है, रिलीज प्रोफाइल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपका टैबलेट का फिजिकल स्टेबिलिटी चला गया। तो जब टैबलेट डिजाइन करते हैं, जब टैबलेट बनाते हैं, उस समय ये तीसरा पैरामीटर्स है जिसको हम अपने ध्यान में रखना है कि केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द फोर्थ पैरामीटर इज द एस्थेटिक। टैबलेट देखने में अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टैबलेट टूटा फूटा है, इरोड हो रहा है, देखने में गंदा सा दिख रहा है। क्योंकि जब टैबलेट देखने में अच्छा होगा तो लोग उसको हैंडल करने में दे विल फाइंड प्लेजर इन हैंडलिंग द टैबलेट, उनको अच्छा लगेगा और वो पेशेंट खाएगा भी उसको। एंड द नेक्स्ट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत क्या है? जब आप टैबलेट बनाते हो, जब आप टैबलेट को पैक करते हो, जब आप टैबलेट को ट्रांसपोर्ट करते हो, जब आप टैबलेट को सेल करते हो, जब आप टैबलेट को हैंडल करते हो, तो वो टाइम पे टैबलेट आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि ये सारे शॉक इसमें जो हैंडल करने के टाइम पे, अगर मान लीजिए कि एक ड्रम में आपने टैबलेट लिया है, बनाने के बाद उसको पैकिंग के लिए लेके जाना है, तो टैबलेट आपका ड्रम में ही टूट नहीं जाना चाहिए। बहुत सारा टैबलेट होता है जिसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं। अब टैबलेट कंप्रेशन करने के बाद उसको लेके गए, कोटिंग पैन में डाला, कोटिंग पैन में कोटिंग होते होते आधा टैबलेट टूट गया, तो फिर मतलब क्या है टैबलेट बनाने का? तो उसको इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो कोटिंग के टम्बलिंग को विथस्टैंड कर सके। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ। जब पैक कर रहे हैं तो पता चलेगा कि हम उसको ब्लिस्टर पैकिंग कर रहे हैं, तो ब्लिस्टर पैकिंग मशीन के थ्रू जाएगा, वो वाइब्रेटर्स में वाइब्रेट होगा टैबलेट। अब पता चलेगा कि टैबलेट इतना सॉफ्ट है कि वाइब्रेटर में वाइब्रेट होते समय वो उधर का उधर ही इट इज गेटिंग इनटू द पाउडर्स, मतलब आपका टैबलेट अच्छा नहीं है। तो देयर आर पैरामीटर्स, उसका हार्डनेस, उसका फ्राइबिलिटी। आगे के सेशंस में जब हम बात करेंगे टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल चेक्स के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट्स के बारे में, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि टैबलेट को बनाते समय हमको ध्यान में रखना है। जब हम टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैबलेट में डोज यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। टैबलेट का बायो अवेलेबिलिटी एज पर डिजाइंड प्रोफाइल होना चाहिए। प्रोडक्ट को बनाते समय उसके केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। टैबलेट के एस्थेटिक्स मतलब कि लुक एंड फील को अच्छा ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, और टैबलेट के अंदर वो मजबूती, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक्स, सेल
और फाइनल यूसेज तक के जो मैकेनिकल टियर एंड वियर हैं उसको वो विथस्टैंड करना चाहिए, उसको बर्दाश्त करने की मजबूती होनी चाहिए। तो ये हो गया टैबलेट बनाने के मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है। जब टैबलेट बनाते हैं, जब बनाते समय हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि टैबलेट जो आइडियल टैबलेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये हो गए वो सारे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल टैबलेट्स। तो जब टैबलेट बनाते हैं कि टैबलेट को बनाना कैसे है, विच प्रोसेस वी हैव टू फॉलो फॉर मेकिंग द टैबलेट। हमने आपको 3 प्रोसेस बताए, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। तो इसके लिए जो है हम कौन सा प्रोसेस यूज करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रोसेस के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने लॉसेस हैं। तो कौन सा प्रोसेस हमको यूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है ऑन सर्टेन फैक्टर्स। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहला फैक्टर ये होता है कि जो मटेरियल है, जो आपका एपीआई है, जो एक्सिपिएंट है, उसका कंप्रेशन प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब अगर आपका जो मटेरियल है उसको डायरेक्ट हम कंप्रेस कर सकते हैं तो उसके लिए ग्रैनुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ना वेट ग्रैनुलेशन चाहिए ना ड्राई ग्रैनुलेशन चाहिए। डायरेक्टली मटेरियल को लो, ब्लेंड करो और कंप्रेस करो, खत्म। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो मटेरियल है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, मतलब कि आप उसको वेट नहीं कर सकते, उसको ड्राई नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। और अगर वो डायरेक्ट कंप्रेसिबल भी नहीं है तो क्या ऑप्शन बचता है, यू हैव टू गो फॉर ड्राई ग्रैनुलेशन। ड्राई ग्रैनुलेशन के मेथड से उसका कंप्रेशन करना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कौन सा प्रोसेस हमको सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एपीआई है, हमारा जो एक्सिपिएंट है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अभी दूसरा फैक्टर्स क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एपीआई ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी हमने आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका जो ड्रग है मॉइस्चर सेंसिटिव है, डेफिनेटली आप उसको वेट ग्रैनुलेशन के मेथड से नहीं ले सकते हैं। ओके, वेट बोलेगा, कोई बोलेगा कि वेट ग्रैनुलेशन मेथड से लेने में क्या प्रॉब्लम है, हम वाटर यूज नहीं करेंगे, हम अल्कोहल यूज कर लेंगे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अल्कोहल से भी सेंसिटिव है या फिर वो हीट से सेंसिटिव है, वेट ग्रैनुलेशन के प्रोसेस में देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट, ड्राइंग प्रोसेस। अगर वो जो पर्टिकुलर ड्राइंग टेम्परेचर है वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा तो यू कैन नॉट गो फॉर वेट ग्रैनुलेशन, यू हैव टू गो बाय ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। द नेक्स्ट इज द पार्टिकल साइज ऑफ फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट। अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल साइज इस तरीके का है कि उसको हम डायरेक्ट कंप्रेशन कर सकते हैं तो डायरेक्ट कंप्रेशन ले लो। अगर आप डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसको कि आप रोल कॉम्पैक्शन करके उसको उसका स्लग फॉर्म नहीं कर सकते, उसके पेलेट्स फॉर्म नहीं कर सकते, then you cannot go for dry granulation. Then you have to find some way to do the formulation by using wet granulation process only. So these are the various factors that directly or indirectly impacts the formulation decision for selecting the process of tablet manufacturing. अभी क्या है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास इक्विपमेंट्स क्या अवेलेबल हैं। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो, आपके पास इक्विपमेंट क्या अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि आपके पास बेस्ट मेथड आ रहा है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड, लेकिन आपके पास ड्राई ग्रैनुलेशन करने के लिए रोल कॉम्पैक्टर ही नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे ड्राई ग्रैनुलेशन, यू कांट डू इट। ठीक है, तो आपके पास क्या नेसेसरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं वो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वन मोर फैक्टर दैट इज द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन प्रोसेस। मान लीजिए आपके पास में दोनों प्रोसेस अवेलेबल हैं, वेट ग्रैनुलेशन भी अवेलेबल है, ड्राई ग्रैनुलेशन भी अवेलेबल है। जो मटेरियल जो फॉर्मुलेशन है उसको आप वेट से भी बना सकते हैं, ड्राई से भी बना सकते हैं, लेकिन द कॉस्ट ऑफ वेट ग्रैनुलेशन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन। आपका जो ड्राई ग्रैनुलेशन है वेट ग्रैनुलेशन से सस्ता पड़ रहा है,
तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? ऑब्वियस है, आपको ड्राई ग्रेनुलेशन यूज करेंगे। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि हमारे इस चीज को प्रभावित करता है कि हम टैबलेट बनाएंगे किस तरीके से। तो अभी आज के वीडियो सेशन में हमने क्या क्या देखा? पहले कि टैबलेट बनाने के 3 तरीके क्या हैं? ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। 3 तरीके क्या हैं? वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। उसके बाद टैबलेट के आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डोज यूनिफॉर्मिटी, उसको कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। बाद में बायो अवेलेबिलिटी। तीसरा हो गया आपका फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। चौथा एस्थेटिक्स और 5वां मैकेनिकल। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। मुझे मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है जो कि जनरली आपको इन अ रूटीन ट्रेडिशनल वे में वो सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। बिकॉज आई हैव वर्कड in this pharmaceutical industry for 25 years. I started my career as a production supervisor, so I understand ये सारी चीजें क्या हैं। और जैसे जैसे आप फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के डीप में जाएंगे आपको और भी अच्छा लगेगा। मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे वहाँ पे। मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को अपने ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में, आपके कोलीग्स के साथ में, आपके क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि इससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। So we'll meet in the next session where I will talk about the various ingredients, means the various excipients used in making of tablet. Thank you very much.